Hello guys, good afternoon. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you to my medical surgical nursing classes. In our classes, we are discussing about the genitourinary system. In the genitourinary system, which organs are considered? First of all, we are starting from the kidney, ureter, bladder, urethra, and the genital organs. In penis, in females, vagina, or all the organs that are considered in genital system or genitourinary system. In this system, we are discussing the urinary tract related problems. As we all know, we are discussing in previously chronic renal failure, acute renal failure, nephrotic syndrome, nephritis, glomerulonephritis. फिर उसके बाद नीचे आया तो यूटीआईज, किडनी कैंसर और किडनी स्टोन्स. नाउ ये अब अपन आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिजीज़ रिलेटेड टू ए नर्वस सिस्टम. उसका इफ़ेक्ट होगा किस पे? ब्लैडर पे या यूरिनरी ट्रैक्ट पे. लेकिन डिजीज़ के कॉजेटिव फैक्टर्स और जो मेन जो रीज़न है डिजीज़ का वो क्या है? नर्वस सिस्टम. तो क्या होता है नॉर्मली अगर अपन बात करें जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की, यार यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? किडनी से बनता है, ब्लैडर तक आता है और ब्लैडर से थ्रू द यूरिथ्रा पास आउट होता है. तो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दो चीज़ें होती हैं. यहाँ किडनी, ये यूरेटर, यहाँ से फॉर्मेशन होता है यूरिन का. फिर ये यूरिन यहाँ से ट्रैवल होते हुए ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है. ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है. तो नॉर्मली अब स्टोरेज के बाद इंटरनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि वॉलेंट्री होता है. इन दोनों के बीच में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे रिलेटेड डिजीज अपन ने प्रीवियसली पढ़ी है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की. तो एक छोटा सा डायग्राम अपन नर्वस सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हुए बना लेते हैं, जिसमें पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब होता है. मिड ब्रेन, ये छोटा सा एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाइए. तो इसमें क्या होता है? जो कंट्रोल होता है ब्लैडर का नर्वस सिस्टम से, वो थ्रू द सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तीनों से होता है. सबसे पहली एक नर्व होती है पेल्विक नर्व, जो कि पैरासिम्पैथेटिक होती है, जो कि सेंसरी नर्व होती है. दूसरी होती है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जो कि सिंपैथेटिक होती है और मोटर नर्व होती है. और थर्ड होती है एक प्यूडेंडल नर्व. प्यूडेंडल नर्व जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करती है. अब सेंसरी है पेल्विक नर्व. सेंसरी मतलब सेंसेस को लेकर जाती है. सेंसेस को लेकर जैसे ही ब्लैडर में यूरिन आना चालू होता है, यूरिन भरना चालू होता है, वैसे वैसे क्या होता है? ब्लैडर फिल होने लग जाता है. तो जैसे जैसे ब्लैडर फिल होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो इसके आसपास पर प्रेशर रिसेप्टार्स या बैरो रिसेप्टार्स होंगे, जैसे स्ट्रेच होने लग जाएगा ब्लैडर स्ट्रेच होने लग जाएगा, तो जो सेंसरी नर्व होती है वो मैसेज रिसीव करती है और उसको लेके जाती है सैक्रल रीजन. जो सैक्रल रीजन होता है वहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं. सेंटर होता है पोन्स में. मेनली जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है पोन्स में, पोन्टाइल मिक्चुरेशन सेंटर. मिक्चुरेशन जिसको बोला जाता है, मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, जिसके अंदर स्टोर्ड जो यूरिन होता है उसको पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है मिक्चुरेशन. तो अब इसमें अपन बात कर रहे हैं कि 3 नर्व्स हैं. कौन सी? पेल्विक, हाइपोगैस्ट्रिक एंड प्यूडेंडल. ये तीनों नर्व जो ब्लैडर होता है उसके यूरिन पास आउट करने के प्रोसेस में हेल्प करती है. एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मसल होती है ब्लैडर की, जिसको क्या बोला जाता है? डेट्रूसर मसल. जो मसल होती है ब्लैडर की उसको डेट्रूसर मसल बोला जाता है. तो पेल्विक जो होती है वो होती है सेंसरी, मतलब सेंसेस को लेके जाती है. सबसे पहले लेके जाएगी अपने सेंटर तक, पोन्स तक. पोन्स उसको सेरेब्रम या अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स से
कन्वे करेगा उस मैसेज को, ब्रेन तक मैसेज जाएगा। अगर आपको यूरिनेट करना है तो वापस मोटर न्यूरॉन से मैसेज आएगा और वो मोटर न्यूरॉन आके क्या करेगा, दो जगह इफेक्ट करेगा। कहाँ कहाँ, डेट्रूसर मसल पे और इंटरनल स्पिंक्टर पे। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के, इसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और स्पिंक्टर को रिलैक्स होने के लिए मैसेज भेजेगा। तो जैसे ही इसके अंदर फिल होगा, ये डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा इंटरनल स्पिंक्टर ओपन होगा और नीचे की तरफ रिलीज या पास आउट होना चालू हो जाएगा। एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो कि वॉलेंट्री होता है, जो कि क्या होता है, वॉलेंट्री। अगर ब्रेन अपना चाह रहा है, ब्रेन ने मैसेज भेजा है यूरिनेट करना है, अपनी इच्छा है यूरिनेट करने की, तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर ओपन हो जाएगा और यूरिन पास आउट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी भरा होता है इसके अंदर यूरिन, लेकिन अपनी इच्छा नहीं होती यूरिनेट करने की, इनिबिट करना चाहते हैं अपन, तो क्या होता है, वहाँ से एक मैसेज जो कि प्यूडेंडल नर्व कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है एक्सटर्नल स्पिंक्टर को। तो जैसे सेंसरी नर्व ने तो मैसेज लेके गई कि यूरिन भर गया है ब्लैडर में, लेकिन अब नहीं करना चाहता, तो ब्रेन इनिबिटरी मैसेज भेजता है डायरेक्ट प्यूडेंडल नर्व के थ्रू एक्सटर्नल स्पिंक्टर तक। तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर क्लोज रहेगा और अपन यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। और अपनी जैसी इच्छा होगी, वॉलेंट्री होता है, तो जब इच्छा होती है तब अपन यूरिन पास आउट कर लेते हैं, और अगर रोकना होता तो रोक भी लेते हैं। तो ये नॉर्मली प्रोसीजर होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई भी टियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई नर्व डैमेज की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, या नर्व्स के डीमाइलिनेशन की वजह से। डीमाइलिनेशन मतलब नर्व के डिजनरेटिव डिजीज़ की, जिसमें कि नर्व सेल्स डिजनरेट होना चालू हो जाती है। उन सब में क्या होता है, ये जो नर्व की फंक्शंस हैं, नर्व के फंक्शंस अल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं या कॉम्प्रोमाइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, कभी ये नर्व जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे स्पाज्म होता है तो स्पाज्म हो गया, कभी बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उन सब की वजह से यहाँ पे क्या है, यूरिन पास आउट होने में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो मतलब नर्वस सिस्टम की वजह से अगर ब्लैडर के यूरिन पास आउट करने के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। जैसे अपन ने बात करी अभी, ये कुछ फोटोज़ हैं, ये मैं वापस रिपीट कर लूँगा, पहले आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर के बारे में बता दूँ। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, जेनिक मतलब जनरेशन, जनरेटेड ब्लैडर। नर्वस सिस्टम की इफ़ेक्ट की वजह से अगर ब्लैडर काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उस बीमारी को अपन ने क्या बोला है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले कुछ फ़ोटोज़ मैंने डाली हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके मिक्चुरेशन का जो फिजियोलॉजी हो और क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो फ़ोटो, देखो इस फोटो में ये है ब्लैडर, और ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर, इंटरनल स्पिंक्टर और यूरिथ्रल ओपनिंग। तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और प्यूडेंडल जो कि सोमेटिक, ये तीनों नर्व्स जो मैंने आपको बताई ये कंट्रोल करती हैं। ये सेंसरी जो कि सिंपैथेटिक होती है, सेंसेस को लेकर ब्रेन तक जाती है, और मोटर नर्व जो कि हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है वो लेके आती है। प्यूडेंडल नर्व सोमेटिक नर्व होती है, जो कि मोटर नर्व होती है, ये वॉलेंट्री होती है, इसको अब जब अपन चाहें तब काम में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट फ़ोटो में और भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले सेंसरी जो कि कौन सी है, पेल्विक नर्व। जैसे ही स्ट्रेच होगा, डेट्रूसर मसल जो यहाँ पे होती है, जैसे ही स्ट्रेच होगा ये सेंसेस लेके कहाँ तक जाती है, पोन्स तक। कहाँ तक जाती है, पोन्स तक, और पोन्स फिर उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है मैसेज को। और अगर अपने को सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि कंट्रोल करता है सब चीज़ों को, अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने मैसेज दिया है कि हाँ मुझे यूरिनेट करना है, तो वापस सिग्नल आएगा, और वो सिग्नल कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू डेट्रूसर मसल एंड यूरिथ्रा। ये आपको एरो दिख रहे होंगे दोनों, ये कहाँ जा रहा है, डेट्रूसर मसल एंड यूरिथ्रा दोनों तक, सॉरी इंटरनल स्पिंक्टर दोनों तक जा रहा है। तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और इंटरनल स्पिंक्टर रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से ओपन हो जाएगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा सारा यूरिन नीचे की तरफ पास आउट होना चालू हो जाएगा। और
ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि वॉलेंट्री होता है उसको अपन जब चाहे तब ओपन कर सकते हैं। पर कभी कभी जैसे मान लो इसमें प्रेशर बढ़ गया है लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है कि अपन नहीं करना चाहते, यूरिनेट नहीं होना, या किसी ऐसी सिचुएशन में अपन है कि वहाँ अपन पॉसिबल नहीं है ये करना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आएगा सीधा इस नर्व के पास और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करके रखेगी और यूरिनेशन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जब जी चाहे जैसे ही प्रेशर बढ़ता वैसे ही मैसेज जाता और यूरिन पास आउट हो जाता। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनमें अपने को रोकना पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ जो कि प्यूडेंडल नर्व होती है उस तक मैसेज आता है और वो होल्ड कर देती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करने से यूरिन पास आउट होने। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट डायग्राम में और भी क्लियरली मैंने बताया कुछ चीज़ें। ये देखो तीनों नर्व, सबसे पहले पेल्विक नर्व जो कि पैरासिम्पेथेटिक होती है पेल्विक नर्व, ये वॉइडिंग का काम करती है। वॉइडिंग मतलब जब अपने को यूरिन पास आउट करना है तो सेंसेज को लेके जाती है, डेट्रूसल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करती है और इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन करती है। ये कहाँ होती है, सैक्रल 2, 3 और 4। सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं S2, 3 और 4, वहाँ से इसका जनरेशन होता है। पेल्विक नर्व जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से जनरेट होती है। ये क्या काम करती है, डेट्रोसल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। सेंसरी नर्व है जो मैसेज लेके जाती है और सेम यही काम सिंपैथेटिक, जब सिस्टम एक्टिवेट होगा हाइपोगैस्ट्रिक नर्व क्या करेगी, डेट्रोसल मसल का रिलैक्सेशन और इंटरनल स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन ये बंद कर दे। जैसे ही मोटर वॉइडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डेट्रोसल मसल को रिलैक्स करना और इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना का काम भी कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्व या हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। क्योंकि अगर ओपन ही रहेंगे तो कंटिन्यूसली बाहर जाता रहेगा, तो वॉइडिंग में मेन रोल किसका होता है, पैरासिम्पैथेटिक या पेल्विक नर्व का। स्टोरेज के टाइम पे सिंपैथेटिक नर्व या हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जब अपने को वॉलेंट्री कंट्रोल करना होता है तब अपनी कौन सी नर्व काम आती है, प्यूडेंडल नर्व काम आती है। तो आई थॉट आपको मिक्चुरेशन का फिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब अगर इस फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई नर्व टिश्यू डैमेज है, कोई नर्व का डिजनरेटिव प्रोसेस हो रहा है या कोई डिजीज़ हो रही है जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस या GBS, कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है न्यूरल कंट्रोल, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है ब्लैडर में, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो इसमें है द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज टू स्टोर एंड एक्सपेल यूरिन। स्टोर क्या काम है, क्या काम होता है, स्टोर करना और एक्सपेल करना यूरिन को। ये काम किसका है, यूरिनरी ब्लैडर का। वो नर्वस कंट्रोल होता है थ्रू दीज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उनके द्वारा कोऑर्डिनेटेड होती है। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज ए टर्म। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर की बात करें तो एक टर्म है जो अप्लाई की गई है यूरिनरी ब्लैडर माल फंक्शन, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जब अच्छे से काम नहीं कर रहा होता ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो सकता है, कोई भी इंजरी, एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, या फिर डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, उनकी वजह से हो सकता है। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब ब्लैडर की नॉर्मली फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आ रहा है क्योंकि वहाँ का नर्वस सिस्टम कंट्रोल अफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन और न्यूरोजेनिक ब्लैडर रेफर्स टू यूरिनरी ब्लैडर प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिजीज और इंजरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन द कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसी डिजीज या इंजरी की वजह से अगर यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स आ रही है यूरिनेशन में, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन या न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नेक्स्ट बात करें टाइप्स की, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप होते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के। सबसे पहले ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग कोज बताएं या उसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, जो ब्लैडर पे इफेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है अनइनहिबिटेड,
सबसे पहला है अनहिबिटेड। कौन सा है? सबसे पहला अनहिबिटेड ब्लैडर। ये इसमें क्या होता है? ब्लैडर इज़ यूजुअली ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर की वजह से। अगर डैमेज हुआ है ब्रेन में तो उसकी वजह से होता है। और इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है? ये सेंसेस को रिड्यूस कर देता है ब्लैडर फुल होने। मतलब ब्लैडर फुल हो गया लेकिन अपने को मैसेज नहीं आ रहा है तो क्या होगा? अब ब्लैडर फुल हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? ब्लैडर डैमेज हो सकता है या फिर किडनी डैमेज हो सकती है। नॉर्मली सिंपली वर्ड्स में मैं बताना चाहूँ तो नर्व जो सेंसेस लेके जा रही थी वो इनहिबिट हो गए। मतलब स्ट्रोक ब्रेन में किसी डिजीज़ की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो सेंसेशन जा रहे थे ब्लैडर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक या पोन्स तक, वो नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो उसके बाद भी सेंस नहीं जाएगा और ब्लैडर फुल ही रहेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा? ब्लैडर के हाई प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होना भी चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप है अनहिबिटेड ब्लैडर, जिसके अंदर ब्रेन जो ब्लैडर के फुल होने के सेंसेस ब्रेन तक नहीं जाते। सेकेंड टाइप स्पास्टिक। सेकेंड टाइप होता है स्पास्टिक या स्पाज्म। स्पाज्म में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग जाते हैं। मतलब हाइपर एक्टिविटी या हाइपर रिफ्लेक्स। मतलब जो डेट्रूसर मसल होती है या स्पिंक्टर है वो एक साथ काम नहीं कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है? जो प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन होता है उसमें क्या हो रहा है? जब डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब इंटरनल स्पिंक्टर रिलैक्स कर रहा है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। जब यूरिनेट करना होता है, जब स्टोरेज करना होता है, जब डेट्रूसर मसल रिलैक्स करती है और स्पिंक्टर क्लोज हो जाता है। पर इस कंडीशन में स्पास्टिक में क्या होता है? स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। मतलब नर्व बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे कोरिया जिसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, तो वो हो जाता है, जिसकी वजह से डेट्रूसर मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगी या स्पिंक्टर बार बार क्लोज ओपन, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जिसकी वजह से इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा पर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। तो क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से? इसको एक बार रीड आउट करके देखें तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली। इन स्पास्टिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर आल्सो नोन एज अपर मोटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं इसको। और एक हाइपर रिफ्लेक्सिव ब्लैडर, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने लगे। द मसल ऑफ द ब्लैडर एंड यूरिथ्रल स्पिंक्टर डू नॉट वर्क टुगेदर एंड आर यूजुअली टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम पे दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, स्पाज्म जैसे जिसको अपन बोलते हैं, वो वाली कंडीशन जनरेट हो जाती है। इस फिनोमिना को एक दूसरे नाम से भी जाना गया है, डेट्रूसर एक्सटर्नल स्पिंक्टर डिससिनर्जी। मतलब दोनों के अंदर सिनर्जी नहीं है, एक साथ जो काम करने की जो उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन था वो सिनर्जी है, जो उनका जो सिनर्जी थी वो डिस्टर्ब हो गई है डेट्रूसर की और एक्सटर्नल स्पिंक्टर की डिससिनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी रिटेंशन होना चालू हो जाएगा और प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा इन द ब्लैडर दैट कैन डैमेज द किडनीज। तो फर्स्ट था इनिबिशन, जिसमें सेंसेज ही नहीं जा रहे थे। सेकंड स्पास्टिक, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया है, सिनर्जी डिस्टर्ब हो गई है किसकी? यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स की और डेट्रूसर मसल्स की। थर्ड फ्लैसिड मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ स्पास्टिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है? फ्लैसिड। तो इन फ्लैसिड ब्लैडर आल्सो नोन एज लोअर मोटर न्यूरॉन या हाइपोटोनिक। अब उसमें हाइपर था, इसमें हाइपो हो गया, मतलब कम, बहुत कम मैसेज आएंगे, बहुत कम एबिलिटी बहुत लो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने की मसल्स की। तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लैडर फुल ही रहेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक पास आउट नहीं होगा, तो उसकी वजह से फुलनेस रहेगी। तो द ब्लैडर, तो इसमें आगे पढ़े, द मसल ऑफ द ब्लैडर लॉस एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, दिस कैन कॉज द इनएबिलिटी टू वॉइड यूरिन इफ द ब्लैडर इज फुल एंड कॉज ए लार्ज ब्लैडर कैपेसिटी। द इंटरनल यूरिनरी स्पिंक्टर कैन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बट द पावर ऑफ मसल इज लूज या लॉस, जो मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर थी वो कम हो गई है, जिसकी वजह से फुल ही रहेगा ब्लैडर, वो एम्प्टी नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स
दैट ट्रेवल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्लैडर। तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्लैडर तक जो न्यूरॉन्स या नर्व्स आ रही थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उन नर्व्स में डैमेज की वजह से ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती है, जिसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक ब्लैडर, या जो ब्लैडर की मसल या जो डेट्रोसर मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन कम होने लग जाएगा, और जब तक कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा तब तक ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड मतलब एक से दो ज़्यादा कंडीशन, किसी में फ्लैसिड हो रहा है, किसी में स्पास्टिक के साथ साथ इनिबिटरी हो रहा है, किसी में इनिबिटरी के साथ साथ स्पास्टिक हो रहा है, तो मतलब मिक्स टाइप के अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसके दो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे मिक्स टाइप ए, इसमें क्या होगा, ब्लैडर मसल तो फ्लैसिड है, ब्लैडर की मसल्स काम नहीं कर रही है, बट स्पिंक्टर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए, मतलब मसल बहुत कम काम करिए लेकिन स्पिंक्टर ओवर एक्टिव हो गए। और सेकंड टाइप मिक्स टाइप बी, जिसके अंदर क्या होगा, फ्लैसिड एक्सटर्नल स्पिंक्टर फ्लैसिड है लेकिन ब्लैडर स्पास्टिक हो गया, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो ये दो टाइप हो सकते हैं, जिसके एक में ब्लैडर की मसल फ्लैसिड है और स्पिंक्टर ओवर एक्टिव है, दूसरे में स्पिंक्टर फ्लैसिड है और ब्लैडर की मसल ओवर एक्टिव है। इसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, डैमेज भी हो सकता है किडनी को। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यूरेटर्स पे, अब यूरिन खाली नहीं होगा ब्लैडर से तो यूरेटर उसमें भरने लग जाएगा और धीरे धीरे किडनी तक इफेक्ट पड़ेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और उसकी वजह से नेफ्रॉन्स इफेक्ट होंगे और धीरे धीरे किडनी के टिश्यूज डैमेज होना चालू हो सकते हैं, और मे बी ये CRF ERF जैसी कंडीशंस कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके कोजेज और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें न्यूरोजेनिक इफ़ेक्ट्स, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें अपन अल्जाइमर्स डिजीज। सेकंड, ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से सप्रेशन, नर्व टिश्यूज़ का इरिटेशन या नर्व टिश्यू सप्रेशन हो गया हो तो उसकी वजह से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून कंडीशंस जो होती है, पार्किंसंस डिजीज जिसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका लेवल अप डाउन हो जाता है। इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, अब ब्रेन के साथ साथ इसमें क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों का इफेक्ट हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो या पेरिफेरल नर्व्स में इंजरी हो, वो दोनों जगह अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड बर्थ डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा पीडियाट्रिक्स में आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्या होता है, जो कोडल एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो नर्व प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होती हैं, और स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से सारी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कंडीशन जिसके अंदर नर्व्स डैमेज हो रही हो, नर्व्स का डीजनरेशन हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रहा है, या नर्व टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, उन सब कंडीशंस की वजह से ये कंडीशन अकर हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि इसके होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं, जैसे डायबिटीज़, ये नर्व डैमेज को बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज़, ये भी इसकी वजह से भी हो सकता है, या पहले कोई सर्जरी हुई है उस वक्त कोई नर्व डैमेज हो गई हो उसकी वजह से भी, और स्पाइनल कॉर्ड की कोई नर्व्स डैमेज हो गई हो तो उनकी वजह से ऐसी ये कंडीशन अकर हो सकती है। मतलब जो नर्व्स कंट्रोल कर रही है मिक्चुरेशन को या ब्लैडर की एक्टिविटीज़ को, उन नर्व्स के नर्व टिश्यूज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना किसी भी कारण की वजह से, तो उसकी वजह से वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो किसी में इंटरनल स्पिंक्टर ओपन नहीं हो रहा, किसी में हाइपर एक्टिविटी हो रही है, किसी में लोअर एक्टिविटी, तो यूरिन के फ्लो, यूरिन के स्टोरेज, यूरिन के पास आउट होने, इन सब में ही इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ड्रिबलिंग स्ट्रीम एंड यूरिन। अब जब यूरिन करोगे तो रुक के यूरिन आएगा, कभी स्पिंक्टर ओपन हो रहा है, कभी क्लोज हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसकी वजह से। इनएबिलिटी टू फुल्ली एम्प्टी और ब्लैडर, अगर जैसे फ्लैसिड है, फ्लैसिड टाइप का न्यूरोजन वो ब्लैडर हो गया है, फ्लैसिड वाला टाइप है, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम्प्लीटली नहीं होगा और आपका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होगा। स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मतलब खिंचाव वाली कंडीशन भी हो सकती है, जैसे स्पास्टिक था तो स्पास्टिक जैसे आप यूरिनेट करोगे, जैसे डेट्रोसर मसल एक्टिवेट हुई वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म कोज कर देगी और उसकी वजह से स्ट्रेन या खिंचाव जैसी फीलिंग हो सकती है। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, जब अगर इनहिबिटेड है
ऐसे कोई मैसेज सेंसरी नर्व्स कोई है ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ब्लैडर कंट्रोल भी लॉस हो सकता है, यूरिनेशन आपका बिना किसी कंट्रोल के भी हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज यूटीआई, क्योंकि हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हाइजीन डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से यूटीआईज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। लीकिंग यूरिन हो सकता है कि आप नॉर्मली बैठे और धीरे 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 यूरिन लीक हो रहा है, इंटरनल स्पिंक्टर या एक्सटर्नल स्पिंक्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो कंटिन्यूसली लीक होता रहता है यूरिन। और डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग व्हेन योर ब्लैडर इज़ फुल, जब ब्लैडर फुल हो गया तब भी आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे इनहिबिटेड टाइप की जो टाइप ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर था उसके अंदर सेंस ही नहीं जा रहे हैं ब्रेन तक, स्पॉन्ज तक, जो मिक्चुरेशन सेंटर तक, तो मैसेज ही नहीं जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्लैडर कब फुल हुआ, कब प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से किडनी डैमेज होने लग जाती हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मली न्यूरोजेनिक ब्लैडर में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस, तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको ब्लैडर की एक्टिविटीज़ या ब्लैडर को विजुलाइज कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब रेडियो डायग्नोसिस। इसके अलावा यूरोडायनामिक्स, यूरोडायनामिक्स मतलब यूरिन से रिलेटेड डायनामिक्स, उसकी फ्लो, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में पता करना। जैसे सिस्टोस्कोपी से ब्लैडर को विजुअलाइज कर सकते हैं, सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी से ब्लैडर और यूरेथ्रा को अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। पोस्ट वॉइडल रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब एक बार यूरिनेट ऑन करने के बाद आपके ब्लैडर में कितना वॉल्यूम बचा हुआ है, उसका पता लगाने से आपको पता चल सकता है कि कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है ब्लैडर। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो मसल है उसकी एक्टिविटीज़ को असेस करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी करके देख सकते हैं। और प्रेशर फ्लो स्टडीज़, कितने प्रेशर से फ्लो आ रहा है, कितना लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन आप पेशेंट को हो रही है। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे नॉर्मल और सबसे जो इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला प्रोसीजर है वो है कैथेटराइजेशन। क्या किया जाता है? कैथेटराइजेशन मतलब कैथेटर डाल दिया जाता है और उसके थ्रू यूरिन पास आउट होता रहता है। तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी है इसको ठीक करने के लिए। मतलब जब तक नर्व डैमेज है तो नर्व ठीक नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम आपकी चालू रहेगी। तो साथ में वो आपका जो अंडरलाइंग कोज है उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको यूरिनेशन से, या अपन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके लिए आप कैथेटराइजेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजीज़ की वजह से ये हो रहा है तो उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट तो साथ में चलेगा, पर अब अपने को पता नहीं है कौन सी डिजीज़ है तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहीं का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद को अगर कुछ मेडिकेशन यूज करने चाहें तो एंटीकोलिनर्जिक्स, मोस्ट कॉमनली ब्लैडर को की एक्टिविटी को, मसल की एक्टिविटी को कम करने के लिए, जैसे स्पास्टिक है तो उसमें कम करने के लिए, फ्लैसिड है तो उस बढ़ाने के लिए कोलिनर्जिक्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस के नाम दिए हैं, जैसे ऑक्सीब्यूटाइनिन है, ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये डेट्रूसर मसल को ब्लॉक कर देती है। जैसे स्पास्टिक टाइप का था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे तो अपन उसके कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स यूज कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन और टोलटेरोडीन है। अब ये टोलटेरोडीन और ये सेम ही है, बस इसमें टोलटेरोडीन के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं ऑक्सीब्यूटाइनिन से, तो ये ज़्यादा यूज की जाती है। दोनों एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट शो करती है। मतलब एंटीकोलिनर्जिक मतलब मसल्स जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगी। इसके बाद अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, फ्लैशिड टाइप का है, यूरिनरी मसल है वो काम अच्छे से नहीं करे, तो कोलिनर्जिक्स मतलब उसके इफ़ेक्ट को बढ़ा देने वाले अपन ड्रग्स यूज करेंगे। जैसे मिथेनकोल है, मिथेनोकोल ड्रग है, या आपकी स्क्वीजिंग एबिलिटी को बढ़ा देगी, मतलब आपकी ब्लैडर की मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आपका यूरिन पास आउट होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स हैं, वो आपके ब्लैडर को कम्प्लीटली एम्प्टी होने में हेल्प करेंगे। ये कोलिनर्जिक्स हैं और ये एंटीकोलिनर्जिक्स, ये दोनों एंटीकोलिनर्जिक्स और ये कोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स मसल की एक्टिविटी को कम करने के लिए, कोलिनर्जिक्स मसल की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इसके अलावा बोटुलिनम टॉक्सिन,
बोtulinum टॉक्सिन भी जब हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो जब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे बोtulinum टॉक्सिन यूज करने से न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उसके लिए इसको बोटॉक्स नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी को कम करने के लिए बोtulinum टॉक्सिन अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ न्यूरो मॉड्यूलेशन, मतलब नर्व में कुछ मॉड्यूलेशन करके, कुछ चेंज करके अपन, जैसे इसमें फर्स्ट प्रोसीजर है ट्रांस यूरिथ्रल इलेक्ट्रिकल ब्लैडर स्टिमुलेशन। मतलब अगर ब्लैडर फ्लैसिड टाइप का है, मतलब मसल एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो अपन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं उसको यूरिथ्रा के थ्रू, किसी इलेक्ट्रिकल कैथेटर डाल के, और उससे ब्लैडर को स्टिमुलेट करके अपन उसकी मसल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे सैक्रल न्यूरोमोड्यूलेशन पेसमेकर। पेसमेकर जैसे आप जानते हो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो मसल्स को एक्टिव करता है। मसल्स की एक्टिविटी को अगर कम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसको जैसे कम ज़्यादा हो रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, तो कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए, जैसे हार्ट में भी जब कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियक मसल्स काम नहीं कर रही होती हैं तो पेसमेकर यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर वहाँ की मसल्स काम नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे भी अपन न्यूरोमोड्यूलेशन पेसमेकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिव में रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ सैक्रल नर्व रूट एनाटॉमी, जैसे सैक्रल नर्व है, ये सारा इनका ओरिजिन सैक्रल से हो रहा है सबका। तो सैक्रल नर्व्स के जो रूट्स हैं वहाँ पे अगर कोई इफेक्ट है तो उसको रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब रिपेयरमेंट करके अपन ठीक कर सकते हैं। तो क्या क्या मेडिकेशंस, कोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक, सबसे मोस्ट कॉमन कैथेटराइजेशन, मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, तो मोस्ट कॉमनली कैथेटराइजेशन। उसके अलावा मेडिकेशंस में एंटीकोलिनर्जिक्स टू रिड्यूस द मसल एक्टिविटी या टू कंट्रोल द मसल एक्टिविटी, और कोलिनर्जिक्स टू एक्साइट या टू इंक्रीज द मसल एक्टिविटी। इसके बाद बोटुलिनम टॉक्सिन जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी को कम कर देता है, ये भी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन ही है बोटुलिनम टॉक्सिन का भी। इसके अलावा न्यूरोमोड्यूलेशन, मतलब नर्व को, जो नर्व काम कर रही थी स्टिमुलेशन का, नॉर्मली नर्व से स्टिमुलेशन आता है, अगर वो नहीं आ रहा होता है तो अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके, पेसमेकर का यूज करके, या जो सैक्रल नर्व रूट एनाटॉमी है उसको चेंज करके, उसको रिपेयर करके, रिकॉन्फ़िगरेशन करके अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद सर्जरी करें तो सर्जिकली अपन, जैसे अब ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट, जैसे कोई यूरेटर या स्किन के थ्रू डायरेक्ट अपन स्टोमा बना के और बाहर एक ट्यूब लगा के या कैथेटर लगा के और डायरेक्ट ब्लैडर से ही यूरिन बाहर निकालना चालू कर दे। जैसे आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल में गए हो तो यहाँ सीधा स्टमक के ऊपर से ही डायरेक्ट किडनी ब्लैडर से डायरेक्ट ही ऊपर से एक कैथेटर के थ्रू अपन स्टोमा बना के और यूरिनरी डाइवर्जन कर देते हैं। मतलब क्या होता है, ब्लैडर से यूरिथ्रा की तरफ जाएगा तो अपन ब्लैडर में एक स्टोमा बना के और यहाँ ब्लैडर से डायरेक्ट कैथेटर के थ्रू बाहर कर देंगे और एक्सटर्नल स्फिंक्टर या आगे वाला प्रोसेस बंद हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट ही अपन निकाल देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी डाइवर्जन। इसके अलावा यूरिनरी स्टेंट्स और यूरिथ्रल स्पिंक्ट्रोटमी, मतलब यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स हैं उनको हटा के, उनको काट के स्टेंट्स यूज करके, स्टेंट्स मतलब स्पिंक्टर की जगह अपन स्प्रिंग के स्टेंट्स लगा देंगे ताकि स्पिंक्टर क्लोज ना हो, क्लोज ओपन ना हो, उसको बंद ही कर देंगे। तो स्टेंट्स और स्पिंक्टर्स को काट के हटा देंगे तो भी अपन इसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल यूरिनरी स्पिंक्टर, काट के दूसरे स्पिंक्टर्स को अगल बाहर से दूसरे स्पिंक्टर्स, जैसे हार्ट में स्टेंट्स लगाते हैं वैसे यहाँ पे स्पिंक्टर्स दूसरे लगाकर भी अपन इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूरिनरी डाइवर्जन, मतलब यूरिनरी डाइवर्जन में क्या करेंगे, यूरिन के वे को चेंज कर देंगे। जो नॉर्मली ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए जा रहा था, अपन इसमें एक स्टोमा बनाएंगे, जैसे कोलोस्टमी होता है, कोलोन में स्टोमा बना के अपन बाहर निकाल देते हैं जो फीकल मटेरियल होता है, ऐसे ही ब्लैडर में स्टोमा बना के ब्लैडर में से यूरिन को डायरेक्ट कैथेटर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। स्टेंट्स यूज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल स्पिंक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये था न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक मतलब नर्वस सिस्टम की डिजीज़ या नर्वस सिस्टम की अनकोऑर्डिनेशन, अनकॉम्प्रोमाइजेशन या किसी भी ऐसी कंडीशन जिसमें
नर्व कंट्रोल इफेक्ट हो रहा है ब्लैडर का, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में कहीं भी हो सकता है। इसके कोजेज़ की बात करें तो कोजेज़ में कोई भी ऐसी कंडीशन जिनमें कि इसका नर्व कंट्रोल डैमेज हो रहा है, वो कोई ट्यूमर हो सकता है, किसी स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या कोई डीमाइलिनेशन प्रोसेस है, तो उन सब की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या होगा, ड्रिबलिंग होगा, फ्लो कम हो जाएगा, रिटेंशन होना चालू हो जाएगा, पेन हो सकता है अगर फुलनेस होगी ब्लैडर की, किडनी के पर प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में यूरोडायनामिक्स, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करके देख सकते हैं। मैनेजमेंट, मेनली मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैथेटराइजेशन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस होगा कि कैथेटराइजेशन लगा देंगे और उससे जो यूरिन है वो पास आउट होना चालू हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली कैथेटराइजेशन पे नहीं रख सकते क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ट्रीटमेंट जैसे मेडिकेशंस में सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक्स, जैसे अगर हाइपर एक्टिव ब्लैडर है तो एंटीकोलिनर्जिक्स, और हाइपो एक्टिव ब्लैडर है तो कोलिनर्जिक्स अपन दे सकते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन एक स्पेसिफिक है जो कि क्यों यूज किया जाता है, जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की के प्रोडक्शन को बंद कर देता है और वहाँ पे एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स है, जैसे इलेक्ट्रिकली अपन स्टिमुलेट कर सकते हैं, पेसमेकर लगा के उसको ब्लैडर को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो सबसे पहले यूरिन के वे को चेंज कर देंगे, डाइवर्जन मतलब वे चेंज कर देना, तो यूरिथ्रा के थ्रू ना करके ब्लैडर में डायरेक्ट स्टोमा बनाया थ्रू द स्किन और वहाँ से कैथेटर लगा के डायरेक्ट बाहर निकाल दिया। इसके अलावा अपन स्टेंट्स यूज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स लगा के भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें मेनली 4 टाइप का ब्लैडर बताया मैंने। सबसे पहला अनइनिबिशन, मतलब सेंसेस ब्रेन तक जाना बंद हो जाते हैं। सेकंड स्पास्टिक, जिसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है कौन, डेट्रोसर मसल, और जो कोऑर्डिनेशन है इस मसल का और स्फिंक्टर्स का वो लॉस हो जाता है, डिससिनर्जी हो जाती है। थर्ड था फ्लैसिड, जिसके अंदर लोअर या हाइपो एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, ब्लैडर मसल बहुत कम काम करने लग जाती है। और फोर्थ है मिक्स टाइप में, जिसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, एक में मसल फ्लैसिड हो सकते हैं, स्फिंक्टर ओवर एक्टिव हो सकते हैं, और दूसरे में स्फिंक्टर फ्लैसिड हो सकते हैं और मसल ओवर एक्टिव हो सकती है। तो ये था अपना न्यूरोजेनिक ब्लैडर, नर्वस सिस्टम की किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लैडर का कंट्रोल लॉस हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। थैंक यू गाइस, समझ में नहीं आया हो तो बताना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके बताएं। अगर कुछ आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंज या कुछ इम्प्रूवमेंट करने चाहिए तो उनके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।